हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज रे एग्ज़ाम की परीक्षा को पूर्ण कर लिया है। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर ला रहे हैं, या अभी किसी को भी नहीं पता कि स्कोर में कितना कट ऑफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी अच्छा स्कोर ला रहे हैं वो परीक्षा जब से संपूर्ण हुई है तब से ये जानकारी जानना चाहते हैं। सबसे पहली कि हमारी आंसर की कब आएगी, इसी के साथ हमारा रिजल्ट कब आएगा, और इसके बाद डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी है ले जाना, क्या हमें गलती ना करें जिससे हज़ारों लोगों को परेशानी आई थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में। और इसी के साथ अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है, जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट में कोई गलती है, या आप महिला हैं और आपकी 10th की मार्कशीट में कुमारी लगा है और आपके आधार कार्ड में नाम अलग है, कुमारी नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों टॉपिक को आराम से बात करेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। 5-10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आंसर की कब तक आएगी। तो आप लोगों को पता है बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 2 में तो आंसर की बहुत जल्द जारी कर दिया था और क्वेश्चन पेपर भी बहुत टाइमली अपलोड हो गया था, लेकिन टीआरई 3 में हम ये देख रहे हैं कि पेपर हो गया है समय, मतलब यानी कि जैसे होता था टीआरई 2 में अगले दिन या शाम तक ही पेपर अपलोड कर दिया जाता था, लेकिन अभी तक यहाँ पर पेपर भी अपलोड नहीं किया गया है। इस बार नए अध्यक्ष नए तरीके से काम कर रहे हैं और आपने देखा ही कि कहीं से भी ये मामला सुनने को नहीं आया कि पेपर में किसी भी प्रकार का कोई नकल कर रहा हो या पेपर कहीं लीक जैसा मामला नहीं देखने को मिला। अब जो अभ्यर्थी हैं जो अच्छा स्कोर ला रहे हैं या जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया, सब ये चाहते हैं कि आंसर की कब तक आ जाए। तो ये मान के चलिए आंसर की आपकी बहुत जल्द आ जाएगी, यानी आपका ओएमआर आपका 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा और ओएमआर अपलोड होने के बाद जस्ट आंसर की आएगी। क्योंकि अब बिहार लोक सेवा आयोग क्या करता है कि पहले ओएमआर आपको दे देता है, फिर आंसर की जारी करता है, जिससे आप लोग का ये डाउट ना रह जाए मन में कि आप लोग को क्या करना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं नोट करा देता हूँ आपको, उसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान मतलब समझ लीजिएगा बात से। जैसे आंसर की आती है और ओएमआर आता है, आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 111 मैंने सही टिक लगाया है, लेकिन जो आंसर की मतलब मेरा जो है ये काउंट नहीं हुआ है। आपका आंसर की देखना है और आपको ओएमआर देखना है। अगर उसमें से मिसमैच होता है आपका नंबर, जैसे मान लीजिए आप अपने आंसर की और अपने ओएमआर के हिसाब से 115 मतलब मान लीजिए 90 नंबर पा रहे हैं, और इन दोनों को मैच करने के बाद आपका नंबर जो शो होता है बाद में अगर वो कम आता है, तो दोनों को आपका स्क्रीनशॉट सेव करके रखना है कि आपको बाद में भविष्य में अगर आयोग मांगता है कि आप मतलब अपने तरफ से व्यक्त करिए कि आपने किस प्रकार कह रहे हैं कि हमने आपको दिया 50 नंबर और आपका आ रहा था 57 नंबर, तो आपकी ओएमआर आपके पास होगी, तभी आप इस चीज़ को आप प्रूफ कर पाएंगे आंसर की के साथ। आंसर की आएगी, उसके बाद आपको फिर क्या करना होगा, उस पर ऑब्जेक्शन करना होगा। ऑब्जेक्शन करने के बाद 2-4 दिन में क्या होगा, एक फाइनल आंसर की, अपडेटेड आंसर की आपके सामने आ जाएगी। ये सारी चीज़ें 7-8 तारीख तक मैक्सिमम होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद बात होगी रिजल्ट की। तो रिजल्ट ये मान के चलिए आप कि जब तक 65% वाला आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट से एकदम सही से बिहार सरकार सेटिस्फाइड नहीं हो जाती कि हाँ इस मामले पे हम चलेंगे, या सुप्रीम कोर्ट उस केस को खारिज नहीं कर देती, तब तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा। आयोग का तो लक्ष्य है कि 15 तारीख तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन 15-20 तारीख तक रिजल्ट हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए 2-4 दिन के अंदर उनको बता देता है कि क्या करना है उस केस में, तो हो सकता है राज्य सरकार गाइडलाइन भेज दे शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग आयोग को भेज दे और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए। लेकिन अगर उस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आएंगे कि डीवी के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब एग्जाम हो रहा था तभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला जिसमें बताया गया कि आप अपना ई एडमिट कार्ड संभाल कर रखेंगे। एक आपको वहां जमा करना था, एक दो अपने पास रखना था। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड में आपका नाम वही होना चाहिए जो आपका क्लास 10th में है। उसको अगर उसमें कोई दिक्कत है तब वहां पर समस्या आ सकती है। समस्या का समाधान क्या है वो एकदम अंतिम में बात करेंगे। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, सारी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है या बीएड किया है, उसके साथ आपने सीटेट या बीटेट जो भी पेपर आपने पास किया है, स्टेट पेपर जो भी आपने पेपर पास किया है इस एग्जाम को देने के लिए, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। सारे ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हालांकि सीटेट की जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पे आती है, तो वहीं से आप प्रिंट करा लेंगे तो वो ओरिजिनल मानी जाएगी, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। सारी एक कॉपी आपकी जो होनी चाहिए ओरिजिनल की होनी चाहिए आपके पास। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं कॉलेज में जमा है या और इधर उधर कहीं है तो उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। पहली शर्त क्या है
कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस पर वाटरमार्क आ जाएगा, उसकी आपको फोटोकॉपी निकलवानी है, वो फोटोकॉपी वहां पर ले जाएंगे आप, उसी से आपकी ओरिजिनल को मैच कराया जाएगा। ये मान के चलिए अभी आपको आगे आने वाले समय में मौका भी दिया जाएगा, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया है या आपने डॉक्यूमेंट अपलोड अपना किया है और किसी और का वहां पर शो हो रहा है, जब आपको यह आयोग मौका देगा कि अब वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट पे आ गया है, आप इसको प्रिंट करके ले आइए, जैसा पिछला ट्रेंड था। अगर नए अध्यक्ष हैं, नए तरीके से कुछ करवाना चाहेंगे तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हुआ है कि जो अभ्यर्थी सीटेट बीटेट एस्टेट में नहीं पास थे उनको लेकर दूसरे की सीट भर दी गई, तो इस तरह की चीजें ना हो पाए, इस बार यही अपेक्षा नए वाले अध्यक्ष जी से है। आपकी इस पर राय क्या है ये भी आप बताइएगा। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर आप मान लीजिए कोई भी गलती है, जैसे मान लीजिए हम कोई फीमेल महिला है, मान लीजिए कोई महिला अभ्यर्थी है, वो क्या करती है अपना 10th में बहुत सारी जगह, यूपी बोर्ड हो गया या बिहार में ही बहुत सारी जगह 10th में लड़कियों के आगे कुमारी लगा दिया जाता है। जैसे जैसे वे 12th में जाती हैं, ग्रेजुएशन में जाती हैं, मास्टर्स करती हैं या डिप्लोमा करती हैं, वहाँ पर कुमारी हटा दिया जाता है। 10th में भी कुमारी नहीं, आधार कार्ड में भी कुमारी नहीं रहता, तो उससे 10th का नाम मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण डीवी में उनको बेहद समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग जो पिछली बार किया था और इससे पिछली बार भी जो मान्य किया था, वो क्या किया था कि आपको एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का बनवा लेना है एफिडेविट। सिर्फ और सिर्फ नोटरी वाला, इधर वाला उधर वाला, ये सब नहीं चलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, नियरेस्ट अपने दीवानी कोर्ट में जाइए, वहां पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको एक एफिडेविट बनवाना है। जो भी गलती हो, जैसे मान लीजिए मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी है, आशीष और कुमार में स्पेस नहीं है, या मान लीजिए ए के बाद स्पेस लग गया है, स्पेस की गलती हो, आपके फादर नेम में गलती हो, आपके मदर नेम में गलती हो, या आप मान लीजिए अपना एनसीएल बनवाए हो, अपना आय प्रमाण पत्र बनवाए हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाए हो। हालांकि अदर स्टेट स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आपको आय, जाति, निवास ये सब कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जनरल कैंडिडेट में रखा जाएगा। वो जो आरक्षण का फायदा उठाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने आरक्षण लगाया है, उनका उसमें एकदम करेक्ट डाटा होना चाहिए। करेक्ट डाटा नहीं है तो उसके लिए वो एफिडेविट को बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, नाम की गलती, पिता का गलती, मतलब पिता के नाम में गलती, या माता जी के नाम में गलती, या आपके एड्रेस में भी गलती हो सकती है, ये सब जानते रहिएगा। तो आय, जात, निवास ये सभी बिहार के महिलाओं और बिहार के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए है। जनरल को छोड़कर जो भी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या पीएच में है, उन सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप आरक्षण का फायदा उठाने जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी गलती हो, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां पर आपको क्या करना है, उनसे एक एफिडेविट बनवा लेना है, और बनवाने के बाद आपको अपने पास रख लेना है। वो आपके भविष्य में भी काम आता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज की 2-4 फोटो रख लेनी है। एक फाइल आपको बना लेनी है किस चीज की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। दूसरी फाइल आप बना लीजिएगा जो आप वहां से वो निकलवाएंगे वाटरमार्क वाली फोटोकॉपी, वो दोनों फाइल आपको अपने पास प्रिपेयर करके रखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया ओरिजिनल, वाटरमार्क और क्या क्या लेकर जाना है। हाँ, सबसे मेन बात तो अभी यहाँ पर मिस ही हो रही थी, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, वो भी उस आधार कार्ड में जो नंबर कनेक्ट हो। जैसे मान लीजिए मेरा आधार कार्ड है और मेरे फादर का नंबर उसमें है, तो वो मोबाइल नंबर आपको वहां पर ले जाना होगा, क्योंकि उसमें से ओटीपी डालेंगे और वो सामने ही देखते हैं। बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको मोबाइल कनेक्ट मतलब नंबर कनेक्ट नहीं है आधार कार्ड से, तो जो भी नंबर कनेक्ट है उसमें उस नंबर को आपको अपने साथ डीवी के लिए लेके जाना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण था इन पूरे पॉइंट्स में। आधार कार्ड में जो नंबर लगा हुआ है वही नंबर वहां पर आपका काम आएगा, और उसको लेकर ही जाना है, छोड़कर नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया डीवी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी में एडमिट कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट हो गई, मार्कशीट, और अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती है उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना है। आधार कार्ड 10th की, नाम दोनों सेम होना चाहिए। किसी भी गलती के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाना है आपको, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए। जितना डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है सभी पर क्या होगा, वाटरमार्क लग के आएगा बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, और उस वाटरमार्क वाले को आपको फोटोकॉपी निकलवा कर एक फाइल उसकी, तो 2 फाइल आपको बना लेनी है। एक फाइल आपको ओरिजिनल वाली रखनी है और दूसरी फाइल आपको क्या करनी है, फोटोकॉपी वाली रखनी है। ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र ये सब बनवाया है, लगाया है अपना, उनको वो सब लेके जाना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपको टाइमली वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। हालांकि अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुँचते हैं तो आयोग जो है वो फिर से मौका आपका डीवी कराने के लिए शिक्षा विभाग जो है देता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं, मैं वीडियो के कमेंट्स को पढ़कर एक उसके शॉर्ट में फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर जुड़ जाइएगा। कोई भी डीवी वगैरह से अपडेट आती है
आयोग की तरफ से, तो तुरंत आपको वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।